मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम देखेंगे इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन की टाइप्स कौन सी हैं, मेथड कौन से हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर जो आपने जब क्वालिटी को मेजर करना होता है या स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करना होता है उस वक्त कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेजरमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरचेंजेबिलिटी कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, ये क्वालिटी के अंदर इसका क्या पर्पज़ है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, लाइन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्लानिंग ऑफ इंस्पेक्शन क्या, आपने जब इंस्पेक्शन परफॉर्म करनी है उसकी प्लानिंग किस तरह आप परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग किस तरह आपने करनी है, किस तरह आप एक इंस्पेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक जो मैन्युफैक्चरर है जब भी वो कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स और परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। इंस्पेक्शन वो प्रोसेस है, वो मेथड है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी के लिए आपने पहले से जो स्टैंडर्ड्स जो आपने तय किए होते हैं उनके साथ आप उनको वहाँ पे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर एक स्केल बना रहा हूँ तो स्केल बनाने के लिए अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये स्केल कंप्लीट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप इंची टेप तैयार कर रहे हैं जो कि आगे फील्ड के अंदर यूज़ होना है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर स्केलिंग वगैरह कर रहे हैं। स्केलिंग करने के बाद अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। अब इसके लिए ऑलरेडी क्या होते हैं, कुछ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड होते हैं जिन स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है और उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या किया जा रहा होता है, फर्दर उसकी डेवलपमेंट की जाती है, फर्दर उसको एस्टेब्लिश तैयार किया जा रहा होता है। तो इंस्पेक्शन यही प्रोसेस है। ये मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के साथ मैंने क्या करना है कि जो नया स्केल मैंने बनाना है तो उसको इस स्केल के साथ कंपेयर करना है। उन दोनों को मैं क्या करूँगा, एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करूँगा कि क्या ये जो चीज़ है वो कंप्लीट है या नहीं है। जो साइज़ वगैरह है उस साइज़ के अकॉर्डिंग इसके अंदर किसी किस्म का फॉल्ट तो नहीं है, किसी किस्म की कमी वगैरह तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी कह रही है कि हमने क्या करना है कि ये जो मार्कर है तो इस मार्कर की हमने स्पेसिफ़िक लेंथ रखनी है, स्पेसिफ़िक इसकी विड्थ रखनी है, स्पेसिफ़िक इसका डायमीटर होगा। उसके बाद उसके अंदर जो मार्कर के अंदर जो आपका फोम वगैरह यूज़ हो रहा है जिसके अंदर इंक वगैरह स्टोर होनी है उसकी एक वहाँ पे स्पेसिफ़िक लेंथ होगी, स्पेसिफ़िक उसका डायमीटर होगा। अब ये तमाम चीज़ें क्या कर दी जाती है, पहले से तय कर दी जाती हैं। अब ये पेंसिल भी है ना, इस पेंसिल के भी अंदर तो इंक स्टोर है, मार्कर के अंदर भी इंक स्टोर हो रही है, लेकिन दोनों के अंदर जो इंक स्टोर होती है वो डिफरेंट है। उन दोनों का काम डिफरेंट है, उन दोनों का लाइफ टाइम डिफरेंट होगा, उन दोनों का यूजेज डिफरेंट होगा और उन दोनों की क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। अब जो चीज़ें हमने मार्कर के लिए तय की हैं उनको हम मार्कर के स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इंस्पेक्शन का प्रोसीजर होगा। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के साथ, उसके अंदर आपको कन्फर्म होगा कि क्या जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड को मीट अप कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई डेविएशन वगैरह, कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अब इसके अंदर इंस्पेक्शन तो ये हो गई कि हमने क्या करना है कि अपने जो मटेरियल है जो हम तैयार करने वाले हैं उस मटेरियल को हमने कंपेयर करना है जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है किसी किस्म की डेविएशन या किसी किस्म का इशू वगैरह तो नहीं है। अगर है तो वो इनिशियल लेवल के ऊपर ही वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए और वहाँ पे करेक्ट हो जाए। अगर वही फॉर एग्जांपल हम क्या तैयार कर रहे हैं, मोबाइल को तैयार कर रहे हैं, तो मोबाइल को तैयार करते वक्त आप क्या कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करते। जस्ट सिंपल सी एग्जांपल, एक कैमरे को आपने क्या किया कि सही से चेक नहीं किया। अब आपके क्या उसको कंफर्म कर दिया जो मैन्युफैक्चरर है, जो आगे लेबर आपने लगाई हुई है कि ये मोबाइल बिल्कुल सही है, आप एक्यूरेटली बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। उन्होंने लाख मोबाइल का पीस तैयार कर दिया और दूसरे दिन आपको पता चला कि इसके कैमरे के अंदर फॉल्ट था। अब क्या होगा, उस लेबर को उस कैमरे को अगेन वापस बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी 1 लाख जो प्रोडक्ट बना ली है उस प्रोडक्ट को ओपन करके उसके अंदर उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। क्या कंपनी को फ़ायदा होगा? अब इसके अंदर लेबर की तो गलती नहीं आ रही है। गलती कहाँ पे आ रही है, जस्ट वो एक डिसीजन के अंदर आ रही है जो कि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने लिया था।
अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो उसकी वजह से इतने बड़े लेवल के ऊपर भी वहाँ पे क्या हो सकती है, कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। और अगर वही डिसीजन आपका इफेक्टिव होगा तो यही लाख प्रोडक्ट क्या होगा, आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। अब इसके अंदर जब भी हमने क्वालिटी को मैयर करना होता है तो उस वक्त हम कुछ यूनिट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो फिज़िक्स के अंदर भी आपने यूज पढ़ी हुई हैं, फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, फिर डेरिवेशनल आपने पढ़ी हुई हैं। अब इसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं वो होती हैं, वो बेस यूनिट्स होती हैं, जो कि जिनको फर्दर आप तोड़ भी नहीं सकते लेकिन उनसे नई यूनिट्स बना सकते हैं। वो ख़ुद तो किसी और से मिलके नहीं बनेगी, जैसे टाइम है, सेकंड है, सेकंड को तोड़ के किधर से लेके आएंगे, लेकिन मीटर पर सेकंड आ जाता है। मीटर और सेकंड दो यूनिट्स बना के आप नई एक चीज़ के लिए यूनिट तैयार कर लेते हैं। फिर डिस्टेंस के लिए है कि इतने टाइम के अंदर इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर और कम कर लेते हैं। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो ये टोटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, आज़ाद होती हैं, ये अपनी ही एग्जिस्टेंस रखती हैं, जिनको आप किसी के बेस पे तो बनाते नहीं हैं लेकिन इनकी बेस पे आप नेक्स्ट आउट यूनिट्स वगैरह बना लेते हैं, जिसके अंदर मीटर है, किलोग्राम है, उसके बाद सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है। ये डिफरेंट जो मेजरमेंट्स हैं, कुछ डिस्टेंस के लिए हैं, कुछ आपके लिए आ रही हैं मास के लिए हैं, कुछ आपके लिए आ जाती हैं लेंथ के लिए आ जाती हैं, और करंट के लिए आ रही हैं, फिर वेट के लिए आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए आपकी ये यूनिट्स आ रही होती हैं। फिर ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती हैं? ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि बेसिक यूनिट से बनती हैं, ड्राइव की जाती हैं, यानी इनको मिला के तो उसको बनाया जाता है। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो किलोग्राम आ गई है और वापस आपकी फोर्स है ना, F=ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? मास पर आपका जो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि कितने सेकंड के अंदर कितनी स्पीड वगैरह कवर हो रही है, और kg आपका वेट आ जाता है, और वहाँ पे आपके टोटल ये मिल के तो एक फोर्स की नई यूनिट बन जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की हम कहते हैं कि एक बंदा जो है तो 1 घंटे के अंदर या कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक गाड़ी है वो कितनी स्पीड के साथ चल रही है। स्पीड की हमें वेलोसिटी जो है उसकी नई यूनिट बनानी पड़ती है, उसके अंदर d/t हम कह रहे होते हैं कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है। डिस्टेंस और टाइम दोनों के लिए हम जो उनकी यूनिट्स लेते हैं और उसकी बेस पे नई यूनिट वेलोसिटी की बन जाती है। फिर मेजरमेंट्स, process of comparing an unknown quantity with known fixed unit quantity of the similar nature। मेजरमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि ये मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जो अननाउन क्वांटिटी है उसको कंपेयर किया जा रहा होता है नाउन क्वांटिटी के साथ, और उसके साथ वहाँ पे जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, स्केल की एग्जांपल दी है कि ये स्केल मेरे पास नाउन है। अब अगर मुझे जानना है कि मेरे पास अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो मैं इसके ज़रिए मालूम करूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्क्रीन कितने इंचज़ है। अब मैं अननाउन है ना, मेरे लिए नाउन तो नहीं है। अब इसको मालूम करने के लिए मैं स्केल को यूज़ करूँगा, तो ये हमारी क्या होती है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट के अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक यूनिट चाहिए होती है और दूसरे हमारे पास नंबर चाहिए होता है। जैसे यूनिट तो मेरे पास आ गई, इंचज़ आ गई, जब तक नंबर्स नहीं होंगे तो मुझे अपनी जो मेजरमेंट है वो कंफर्म नहीं पता चलेगी। तो एक यूनिट चाहिए होगी और दूसरे हमें क्या होंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर्स होंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? मेजरमेंट के अंदर हमारे पास चार स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? वो स्टैंडर्ड जो कि बिल्कुल बेस स्टैंडर्ड है। जिस तरह हमने बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स डिस्कस किए हैं, ऐसे ही जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है वो बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट की बेस वो बन रहा होता है। मीन अगर मैंने स्केल तैयार करना है और स्केल को इक्वली मैंने क्या करना है, 12 इंचज़ के अंदर डिवाइड करना है, उसके लिए भी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक स्टैंडर्ड है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये क्या करूँगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड तैयार करूँगा, जो कि मैंने क्या करना है, आगे यूज़ करना है टर्शियरी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। फिर टर्शियरी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए हम फर्दर अपनी डेवलपमेंट करते हैं। और जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इसके अंदर जो बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट्स होती हैं और मटेरियल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, हर एक चीज़। जिस तरह आपको आइडिया होगा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पर वेट डिफरेंट होगा। तो एक पर्सन है, उसकी बॉडी का अगर वहाँ पे जाके वेट कैलकुलेट करें वो डिफरेंट है। जैसे चांद की एग्जांपल ले लें, चांद का आपने खुद सुना होगा कि वहाँ पे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही इतनी,
ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी कम है, तो वहाँ पे आप एक कदम रख रहे हैं यहाँ से तो दूसरा कदम जाके आपका वहाँ पे जा रहा है। अब ये रीज़न क्या, वेट तो आपका उतना ही है, लेकिन वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर आ रहा है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या कर रही हैं कि आपके वेट को नलीफाई करती जा रही हैं, आपके वेट को रिड्यूस करती जा रही हैं। तो इसके अंदर जो इसीलिए क्या किया जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे केयरफुली प्रिजर्व किया जाता है कंट्रोल कंडीशन और एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो हाईएस्ट एक्यूरेसी और वेरी एक्सपेंसिव, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी होती है हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होती है, और इनके जो एक्सपेंसिव अगर एक्सपेंडिचर की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉट पुट टू फ्रीक्वेंट और कॉमन यूज़, ये कॉमन यूज़ के अंदर नहीं होते। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड को वेरीफाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और आल्सो नोन एज मास्टर स्टैंडर्ड, इनको मास्टर स्टैंडर्ड का नाम भी दिया जाता है। फिर सेकंड हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट जो यूनियंस बनी हुई हैं उनके पास मौजूद है, और वो फिर नेक्स्ट कंट्रीज़ को स्टैंडर्ड्स बना के दे रही हैं कि आपने ये यूज़ करने हैं, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं, ये तकरीबन जो मास्टर स्टैंडर्ड होता है उनके अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन तकरीबन उनके इक्वल ही होते हैं। और इन्हें क्या किया जाता है, दुनिया के अंदर मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और कस्टडी के अंदर दे दिया जाता है कि आपने इनको यूज़ करना है। और कैलिब्रेटेड फॉर्म प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, और इनके जो कैलिब्रेशन होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड की बेस पे ही होती है, और इसके अंदर जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं एक्ट एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द टर्शियरी स्टैंडर्ड, और टर्शियरी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए ये रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ हो रहे थे। मतलब अभी भी ये वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो कि पब्लिक के अंदर यूज़ हो रहे हैं, अभी ये वो स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनली वहाँ पे सेव और स्टोर किए गए हैं। जबकि आपका जो पहला मास्टर स्टैंडर्ड था वो हाईली ऑफिशियल है, हाईली वो क्या है, सिक्योर्ड है, ताकि दुनिया के अंदर सारी चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो वहाँ पे वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके अंदर कोई कमी ना आए, इतना उसको सिक्योर और इस तरह उसको मेंटेन करके रखा जाता है। फिर आ जाते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड्स, प्रॉपरली मेंटेन इन लेबॉर्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। अब ये जो टर्शियरी स्टैंडर्ड्स हैं ये वर्कशॉप्स के ऊपर और लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन जगहों के अंदर ऊपर यहाँ पे ये क्या होते हैं, टर्शियरी स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट तैयार की जा रही होती है। स्टैंडर्ड अभी हमने क्या देखा है, वो मेजरमेंट, वो रिक्वायरमेंट जो आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सही या गलत करार देने के लिए। मैं कहता हूँ आपकी हाइट 4 फीट है, साबित करें, मैं स्केल लेके आ जाता हूँ अपना, उसके अंदर मैंने जो 1 फीट बनाया हुआ है वो मैंने इतना रखा हुआ है, और मैं आपको कह देता हूँ आपकी तो टोटल हाइट ही 4 फीट है। मेरी बात को गलत साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। अब उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड चाहिए होगा, तो सारी जगहों पे मानी जाने वाली कोई चीज़ चाहिए होगी। जैसे हम वेट की एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ इसका वेट ही 5 किलो है, आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, 5 किलो की तरह इसका तो 40-50 किलो है, 60 किलो है। मैं कहता हूँ है ही नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, जिस तरह वो चले जाए ना कसाइयों के पास, कांटे प्रॉपर सेट होते हैं, मैं कांटा वैसे सेट करके तो इसे चढ़ा देता हूँ, 5 किलो वेट आ जाता है। आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है। अब उसको सही साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे जिसके ऊपर आप भी एग्रीड है, मैं भी एग्रीड हूँ, मैं भी कहूँ कि ये भी सही है, आप भी बोलेंगे सही है, और बाकी भी बोलेंगे हाँ ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक्यूरेट होगी, और उसके ऊपर जब मेजरमेंट होगी तो वो हमारी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। वो जो चीज़ जिसके थ्रू हम इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं सही है या गलत है, एक्यूरेट है या नहीं है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम स्टैंडर्ड नाम देते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं 4th नंबर के ऊपर वर्किंग स्टैंडर्ड्स। टेक्नीशियंस और वर्कर्स क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन वगैरह करनी होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इनको चेक यूज़ किया जा रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार की जा रही होती हैं जो कि पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू सेलेक्ट कंपोनेंट फॉर असेंबली एट रैंडम एंड फिट देम टुगेदर विद इन प्रॉपर टॉलरेंस नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द मास प्रोडक्शन एंड आइडेंटिकल आइटम्स। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हैं कि मल्टीपल चीज़ें, जैसे आपके सामने टायर मौजूद है, टायर के अंदर एक चीज़ तो होती नहीं है,
उसके अंदर वहाँ पे आपकी ट्यूब यूज़ होती है, वहाँ पे उसका आउटर कवरिंग होती है, पूरा जो टायर बना होता है, फिर उसका रैम होता है, फिर उसके अंदर डिफरेंट वायर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है और मल्टीपल चीज़ें 4 से 5 चीज़ें मिलकर तो एक टायर को बना रही हैं। अब ये इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर क्या कहा जाता है कि एबिलिटी टू सेलेक्ट कंपोनेंट्स फॉर असेंबली एट रेंडम। तो आप क्या कहते हैं, रेंडमली डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे एक टायर है तो आप क्या करते हैं, टायर पंक्चर हो गया या कट गया है, अब आप पूरे टायर को तो नहीं चेंज करेंगे, रैम वगैरह रैम तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाहर से टायर चेंज करने की ज़रूरत है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब वो बाहर वाला जो कवर है वो वापस आपको मिल जाता है, आप उसको वापस ले उसके साथ जोड़ के वापस उसको रिकरेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं आइडेंटिकल आइटम्स की, एक ही तरह के आइटम्स की, उस वक्त ये इंटरचेंजेबिलिटी जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता है। जिस तरह बॉटल कैब आ जाती हैं, ये कैब आ जाती है, मल्टीपल आ जाती हैं आपकी, इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी ख़राब हो गई है, इसी तरह की जो दूसरी कैब बॉटल होगी उसकी कैब उतार के मैं इसके ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर क्या है कि ये इसके ऊपर भी फिट आएगी, उसके ऊपर भी फिट आएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मार्कर है तो इसकी कैब इसके ऊपर नहीं लगेगी, ये इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के अप्रोप्रिएट नहीं है। टाइप्स ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले आ गई है फुल और यूनिवर्सल। एनी कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस बाय सिमिलर कंपोनेंट। बगैर किसी प्रोसेसिंग के उसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इस बॉटल के ढक्कन को मैं दूसरी बॉटल के ढक्कन के साथ चेंज कर दूं, ये मेरे पास क्या है, फुल और यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी है। फिर सेकंड आ जाती है सेलेक्टिव असेंबली। एनी वन पार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप कैन बी असेंबल्ड विद अ पार्ट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग मेटिंग ग्रुप। अब उसके अंदर क्या किया जाता है कि उसका कोई एक पार्ट जो होता है तो वो दूसरे ग्रुप के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर जाते हैं ना गाड़ी वगैरह रिपेयर करवाने, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात आपको एक्यूरेट चीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन उसकी कॉपी मिल रही होती है। वो जो कॉपी आती है वो आपके पास सेलेक्टिव असेंबली आ जाती है कि हाँ हमारे पास कुछ पार्ट आते हैं जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके ऊपर टायर तो यूज़ कर पाएंगे, हो सकता है कि बाहर वाला कवर, लेकिन उसका जो रैम होगा तो वो आप चेंज नहीं। फॉर एग्जांपल रिम जो बनाया होगा है तो उसका जो साइज़ है वो इतना एक्यूरेट नहीं है कि वो आप क्या करें कि अगर किसी का रैम ख़राब हो गया तो आप उसको चेंज कर दें। इसके अंदर जो सेलेक्टिव अप्रोप्रिएट आ रही है कि सेलेक्टिव आपके अंदर क्या आती है, एक जो पार्ट है तो वो आप क्या कर सकते हैं कि चेंज दूसरे के साथ कर सकते, पूरा उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे के अंदर हम पूरे का पूरा चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है मैच फिट। मैच फिट के अंदर एग्जैक्ट साइड ऑफ अ फिनिश पार्ट इज़ एक्यूरेटली मेजर्ड एंड देन अ मैचिंग पार्ट इज़ मेड टू मैच विद इट। चाबी गुम हो गई और जाके चाबी वाले से नहीं बनवा रही, अब ये क्या आ जाता है, मैच फिट आ जाता है, जिसके अंदर जो चीज़ आपके पास मौजूद है एग्जैक्ट वो तो आपके पास नहीं होती, लेकिन वही साइज़ लेके एक्यूरेटली मेजर करके उसके अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट तैयार करके उसको वहाँ पे फिट करना, ये मैच फिट आ जाता है। चेंजेबिलिटी के अंदर चेंजिंग की जाएगी और फिट के अंदर वहाँ पे क्या किया जाएगा, नई चीज़ तैयार करके तो उसको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। काफ़ी है।